इस वक्त ये अहम खबर दिल्ली असेंबली इंतखाबात से जुड़ी हुई बीजेपी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग है। पीएम मोदी भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। शाम 7 बजे ये मीटिंग होगी। कल भी दिल्ली इंतखाबात पर मैराथन मीटिंग हुई थी। उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया था। काफी अहम खबर दिल्ली के असेंबली इंतखाबात से जुड़ी हुई है। 8 फरवरी को दिल्ली में असेंबली इंतखाबात तो होने हैं। ऐसे में सियासी पार्टियां जो है अपनी तैयारियों को लेकर के मीटिंगों का दौर जो है जारी रखे हुए हैं। बीजेपी इंतखाबी कमेटी की आज शाम को 7 बजे मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। कल भी दिल्ली इंतखाबात पर मैराथन मीटिंग हुई थी और उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया था। आपको बता दें कि 8 फरवरी को दिल्ली में असेंबली इंतखाबात तो होने हैं, जिसको चलते अब सियासी पार्टियां जो है वो तैयारियां करना शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी इंतखाबी कमेटी की शाम 7 बजे मीटिंग होगी। कल भी इंतखाबात को लेकर के मैराथन मीटिंग्स हुई। आज शाम 7 बजे मीटिंग होने वाली है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। कल हुई मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया था। हमारी नुमाइंदा रचना बराह रास्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो मीटिंग होनी है उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, तो क्या आज उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग जाएगी? देखिए, जिस तरीके से जो उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी होनी है, बैठकों का मैराथन दौर जारी है। कल भी जो गृह मंत्री हैं उनके यहाँ पर भी बैठक हुई और आज भी लगातार बैठकें हो रही हैं, क्योंकि जो 14 तारीख से है वो नॉमिनेशन शुरू होगा और आखिरी तारीख जो है वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में लिस्ट को लेकर सबकी नजरें हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो विधानसभा चुनाव में उतारे जाएंगे। तो इसको लेकर आज शाम को केंद्रीय समिति की भी बैठक होनी है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहने वाले हैं। तो अब देखने वाली चीज होगी, क्योंकि बैठकों में जो लिस्ट है वो तो बन गई है, लेकिन आखिरी मोहर जो है वो लगना बाकी है। तो अब शाम की जो बैठक है उस पर सबकी नजरें हैं, ताकि आने वाले जो मीटिंग होने वाली है उसमें किस तरीके से किन नामों को लेकर बीजेपी लिस्ट जारी करती है। और ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि 1 से 2 या 3 फेज में जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। तो अब वो लिस्ट कब आएगी, इसी का सबको इंतजार है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी शिरकत करेंगे इस मीटिंग में। रचना, तो क्या सिर्फ उम्मीदवारों के नामों पर ही बातचीत होनी है इस मीटिंग में, या कुछ और मुद्दे भी हैं जिन पर गौर-व-ख़ौज़ होना है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई, आज सुबह भी जो प्रभारी हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके यहाँ पर बैठक चल रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं और कुछ उम्मीदवारों के नाम तय भी कर लिए गए हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उन तय किए गए नामों पर आखिरी मोहर लगना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से आज शाम को बीजेपी के केंद्रीय समिति की बैठक है, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जो तय किए गए नाम है उनमें से किन किन नामों पर मोहर लगी है। और जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। तो अब वो कौन से नए चेहरे होंगे, कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे, इसी पर सबकी यहाँ पर नजरें हैं। रचना, दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर जो मुद्दे सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है वो दीगर रियासतों से काफ़ी अलग है। तो इस इंतखाब में बीजेपी का अहम एजेंडा क्या रहेगा? रचना, आप तक हमारी आवाज़ एक बार मुझे सुनाई नहीं दिया। आप जी रचना, आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली के जो इश्यूज है वो दीगर रियासतों से काफ़ी अलग है, डेवलपमेंट के लिहाज से भी अगर बात कर ले, तो ऐसे में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसको लेकर बीजेपी का दिल्ली के इंतखाबात को लेकर क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, एजेंडे की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से सीए और एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है, इसको तो बीजेपी आगे लेकर जाएगी ही, और इसके साथ जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी बीजेपी आगे जाएगी, क्योंकि उन मुद्दों को भी मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। और जिस तरीके से सबसे बड़ी समस्या जो है वो पोल्यूशन की है, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन की है, तो पोल्यूशन के मसले को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो नेशनल मुद्दे हैं, चाहे वो सीए हो या एनआरसी हो, उन मुद्दों को
शामिल करने के साथ साथ उन मुद्दों को तो आगे लेके जाएगी बीजेपी। इसके साथ लोकल जो मुद्दे मैंने आपको बताया, चाहे वो सीलिंग का मुद्दा हो या फिर वो जिस तरीके से पोल्यूशन की बात अगर हम करें, लगातार जो अनाधिकृत कॉलोनियों में जिस तरीके से अभी मालिकाना हक दिया है, तो ऐसे तमाम और मसले हैं। लैंडफिल साइट के जो लैंडफिल साइट है दिल्ली में, वो कूड़ा निस्तारण किस तरीके से किया जाएगा, ये तमाम जो चीजें हैं वो मुद्दों में शामिल की जाएंगी। और बीजेपी नेशनल मुद्दों और लोकल मुद्दों, दोनों मुद्दों को लेकर अपना जो चुनाव प्रचार है वो भी कर रही है, और इसी पर जो घर घर वोट मांगने के लिए भी जाएगी। और केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को भी यहाँ पर कैश कराने की कोशिश की जाएगी। जी रचना, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वज़ीर आज़म के अलावा कौन से चेहरे को बीजेपी जो है दिल्ली में पुश करेगी, अवाम के सामने किसको पेश करेगी? देखिए, जिस तरीके से ये लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार भी प्रश्न पूछ रही है कि सीएम चेहरा बीजेपी की तरफ से कौन होगा, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जो चुनाव प्रचार करेंगे या बीजेपी जो भी आगे चुनाव के दौरान जो प्रचार करने वाली है, उसमें मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको और कमल निशान को लेकर आगे जाएगी। फिलहाल सीएम पद का जो चेहरा कौन होगा ये अब तक साफ नहीं किया गया है, और अब तक जो चुनाव प्रचार हो रहा है और जिस तरीके की जो चीजें सामने देखने के लिए मिल रही है, ये साफ कर दिया गया है कि मोदी सरकार की योजनाओं और कमल निशान को लेकर ही आगे जाया जाएगा। जी रचना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जेएनयू तशद्दुद मामले में क्राइम ब्रांच की एक टीम जेएनयू पहुंची है, एक और टीम जेएनयू अहाते में पहुंच गई है। मुलजमीन को जाए वाक़े पर ले जाया जाएगा, साथ ही उनसे पूछताछ भी होगी। वाज़ेह है कि जेएनयू में गुज़िश्ता दिनों तलबा के साथ मारपीट में एसआईटी जांच टीम तश्कील दी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा गठित एसआईटी की टीम आज जेएनयू कैंपस के अंदर जाएगी और वहां जाकर 3 प्रमुख छात्रों से बाकायदा पूछताछ करेगी। इस वक्त में मैं जेएनयू के मुख्य द्वार के ठीक बाहर हूं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। हालांकि अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से जेएनयू के अंदर में हंगामा बरपा, उनमें से कई छात्रों को चिन्हित किया गया, तकरीबन 40 छात्रों को और छात्राओं को चिन्हित किया। उनमें से 3 आज छात्र छात्राओं से बाकायदा आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी और जो टीम अंदर जाएगी बाकायदा उसमें एक महिला पुलिस अधिकारी भी होगी और वो जाकर बाकायदा पूछताछ करेगी। जो प्रमुख 3 जो नाम हैं उसमें से लेफ्ट विंग से जुड़े हुए जो छात्र नेता और जेएनयू छात्र संगठन से जुड़े हुए जो प्रेसिडेंट हैं आईसी घोष, उससे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी और बाकायदा ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जेएनयू के अंदर हंगामा कैसे बरपा, वो कौन कौन से प्रमुख लोग हैं जिन्होंने शुरुआती तौर पर ये हंगामे को अंजाम दिया। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच जल्द ही कई अन्य दूसरे छात्रों से भी बाकायदा पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली है, जो एक नकाबपोश लड़की की जो तस्वीर काफी वायरल हुई थी, इस मामले में भी बाकायदा क्राइम ब्रांच को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। लेकिन इस मामले में पहले शुरुआती तौर पर उससे बाकायदा उसका बयान दर्ज कराया जाएगा, उसकी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद उस नकाबपोश लड़की जो है उसके नाम और उससे जुड़े हुए तमाम जानकारियां जो है औपचारिक तौर पर मीडिया से भी साझा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शहरियत कानून की हिमायत और मुखालफत में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सियासतदान भी इस कानून की हिमायत और मुखालफत में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी करने वालों को संगीन नताइज की धमकी दी। अलीगढ़ में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए रघुराज सिंह ने कहा कि मुट्ठी भर लोग मुल्क का पैसा खाकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने नारेबाजी करने वालों को जिंदा दफन करने की धमकी दी। हमारा पैसा, देश का पैसा, टैक्स का पैसा, बेईमान तुम मुर्दाबाद करोगे योगी के, तुम मुर्दाबाद करोगे प्रधानमंत्री, तुम्हें जिंदा दफन करूंगा। नारेबाजी होती है, नारेबाजी करके बाहर आते तो उनको दफना देंगे, बयानबाजी करते भाई बयानबाजी करते हैं तो पुलिस को देखना चाहिए कि ये तो मर्डर के लिए कह रहे हैं, दफनाने का तो ये मतलब है कि मार दूँ मैं आप, तो पुलिस हमारी कैसी है कि सबको इजाज़त दे रही है।
क्या मतलब खुले मन से गुंडे चल रहे हैं? क्या खुले मन से गुंडे चल रहे हैं? इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ओमान जा रहे हैं, खराज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं ओमान। सुल्तान काबूस का पिछले जुम्मे को इंतकाल हुआ था। खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ओमान जा रहे हैं। एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ओमान जा रहे हैं। सुल्तान काबूस का पिछले जुम्मे को इंतकाल हुआ था और मुख्तार अब्बास नकवी खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ओमान जा रहे हैं। मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ओमान जा रहे हैं। सुल्तान काबूस का पिछले जुम्मे को इंतकाल हुआ था। खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी ओमान जा रहे हैं। काफ़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं, मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ओमान जा रहे हैं। सुल्तान काबूस का पिछले जुम्मे को इंतकाल हुआ था। उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी ओमान जा रहे हैं। ओमान के सुल्तान काबूस का पिछले जुम्मे इंतकाल हुआ। मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ओमान जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की खवातीन के दाखिले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी आईनी बेंच ने कहा है कि फिलहाल नजरसानी की अर्जियों पर समाअत नहीं होगी, बल्कि तमाम फरीकों को 3 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा ताकि आईनी बेंच के जरिए सुनवाई के जरिए मुद्दों को तय किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के CJI SA बोबडे ने कहा कि इस मामले पर आगे की समाअत किन सवालों पर होगी, कौन कौन वकील होंगे और किस मसले पर बहस होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल तमाम वकीलों से मीटिंग करेंगे, जिसके बाद एक टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। उसके साथ ही साथ मस्जिद में खवातीन के दाखिले समेत कई दीगर मसाइल पर भी गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच ने खवातीन के दाखिले को जायज़ करार दिया गया था, जिसके खिलाफ नजरसानी की अर्जियां दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को 9 रुकनी आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया था। एक और बड़ी खबर, लखनऊ से जुड़ी हुई समाजी कारकुन अमीक जामई गिरफ्तार किए गए हैं। गांधी जी के मुजस्मे के पास खामोश एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस पर बदकलामी का इल्जाम लगा है। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, प्रोफेसर रमेश दीक्षित के साथ बदकलामी की गई है। पुलिस पर बदकलामी का इल्जाम लगा गया है। लखनऊ से ये काफी अहम खबर है। गांधी जी के मुजस्मे के पास खामोश एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके चलते समाजी कारकुन अमीक जामई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, प्रोफेसर रमेश दीक्षित के साथ पुलिस पर बदकलामी का इल्जाम लगा है। आपको बता दें कि पुलिस पर बदकलामी का इल्जाम लगा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारिक, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तारिक, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नाज़रीन, आपको बता दें कि गांधी जी के मुजस्मे के पास खामोश एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके चलते समाजी कारकुन अमीक जामई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने बदकलामी की प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा और प्रोफेसर रमेश दीक्षित के साथ। लखनऊ से ये काफ़ी अहम खबर है, जहां पर समाजी कारकुन अमीक जामई को गिरफ्तार कर लिया गया है।
खामोश एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई है। हमारे साथ तारिक कमर जुड़े हुए हैं। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से खामोश एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई है और उसी के चलते समाजी कारकुन जो है गिरफ्तार हो गए हैं, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? नजर देखिए, मैं लोकेशन पर मौजूद हूँ। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है कि लोगों ने पुलिस से बाकायदा दरखास्त की कि हम गांधी जी के जो मुजस्समा लगा हुआ है उसके कदमों में बैठना चाहते हैं। आज हमने रोजा रखा है, हमारा वहाँ से फास्टिंग कर रहे हैं गांधी जी के उसूलों को बचाने के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए, सलामती के लिए। और हम किसी पार्टी के फेवर में या खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे, हमें सिर्फ खामोश बैठने दिया जाए। लेकिन अजीब मंजरनामा देखा है कि पुलिस ने खामोशी से लोगों को बैठने भी नहीं दिया गया है वहाँ पर, और बाकायदा तौर पर पहले तूतू में हुई है वहाँ पे, हफ्तापाई की हुई है और फिर अमीर जाने की पिटाई की है और वो पुलिस उनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई। और देखिए, यहाँ पर सिर्फ अमीर जामा ही नहीं बल्कि शहर के बहुत मुअज़्ज़िज़ लोगों में जिनका शुमार है प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, कई जिम्मेदार सीनियर जर्नलिस्ट प्रोफेसर रमेश दीक्षित और कई अहम लोग थे जिन्होंने कहा यही था कि हम खामोशी से बैठेंगे और अपना एहतजाज इस हवाले से दर्ज कराएंगे कि मुल्क की सूरत हाल अच्छी नहीं है, गांधी जी के उसूलों को बचाने की जरूरत है, अहिंसा के पैगाम को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लिहाजा हमें खामोशी से बैठने दिया जाए। लेकिन पुलिस ने बाकायदा तौर पर उन्हें वहां से उखाड़ फेंका है, उन्हें भगाया है, फिर उनके साथ बदकलामी की है और बहालत मजबूरी उनको ऑर्डर में बिठाकर रवाना कर दिया गया है और अनिल जामई को पुलिस अपने साथ ले गई है। अभी हम ये तफ्तीश कर रहे हैं कि कौन से थाने में उनको ले गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि हजरतगंज कोतवाली या थाने में उनको रखा है, तो देखते हैं कि मंजरनामा कैसे बदलता है। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक है कि लोगों को खामोश भी बैठने नहीं दिया जा रहा है उसूलों के नाम पर, गांधी की अहिंसा के नाम पर। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क और किस सिमत में अब सफर कर रहा है। बिल्कुल तारिक, अभी तक ये बात की जा रही थी, लीडरान या चाहे फिर इंतजामिया हो, वो ये बातें कह रहे थे कि क्योंकि वायलेंस होती है तो इस तरह का रवैया इसलिए अपनाया जाता है। लेकिन ये तो पुरअमन एहतजाज की बात हो रही थी, तो उन पर भी सेम जो है सेम प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, उन पर भी जो है वही तरह की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने साफ कहा है, रमेश दीक्षित ने साफ कहा है, कल लखनऊ में बीजेपी के कारकुनान ने एहतजाज किया, एबीवीपी के कारकुनान ने एहतजाज किया, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। बाकायदा जो कुछ वो कर रहे थे, जो कुछ वो कह रहे थे, खुली सब बात हो रही थी। लेकिन आज जब गांधी जी के नाम पर, गांधी के उसूलों के नाम पर बात कहने के लिए लोग करके निकले हैं, बल्कि खामोशी से बैठने के लिए लोग निकले हैं, तो उन्हें खामोश बैठने की इजाजत भी नहीं है ताकि कोई मैसेज कन्वे ना हो जाए। तो देखिए, अपने आप में ये बहुत अफसोसनाक है। अगर लोग खामोशी से भी अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस इंतजामिया हुकूमत के इशारे पर ये सब नहीं करने दे रही है। और देखिए, ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर्फ 8-10 लोगों के लिए सैकड़ों पुलिस वाले वहां मौजूद थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मतलब फ्रीडम छीन ली गई है एक्सप्रेशन की, लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं दिया जा रहा है। तो अजीब सा मंजरनामा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। एक तरफ हुकूमत सबके साथ सबके विश्वास की बात करती है, दूसरी तरफ लोगों को खामोशी से एहतजाज करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। तो ये अपने आप में काबिल गौर है, बारिश तशवीश और अफसोसनाक है। मुनव्वा, बिल्कुल बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एनआरसी पर बोले बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, बिहार में एनआरसी के निफाज का सवाल नहीं। आसाम के ज़िम्न में एनआरसी पर बात हुई है, पीएम मोदी एनआरसी के निफाज से इनकार कर चुके हैं। काफी अहम खबर है, आपको बता दें कि एनआरसी मामले को लेकर के बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार बोले हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनआरसी के निफाज का सवाल ही नहीं है। आसाम के ज़िम्न में एनआरसी पर बात हुई है। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एनआरसी के निफाज से इनकार कर चुके हैं। काफी अहम खबर, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में एनआरसी का निफाज नहीं होगा, उसका सवाल ही नहीं बनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एनआरसी के निफाज से इनकार कर चुके हैं। आसाम के ज़िम्न में एनआरसी पर बात हुई है, जिसको लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनआरसी के निफाज से उन्होंने साफ इनकार कर लिया है। साथ ही वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एनआरसी का निफाज नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के जेडी मिटला इंडस्ट्रियल इलाके में वाक़ जयराज स्टील फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके के सबब फैक्ट्री में काम करने वाले 8 मजदूर शदीद झुलस गए। 2 की हालत नाजुक है। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शिद्दत के धमाके के सबब फैक्ट्री के करीब वाक़ मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके की आवाज़ सुन के बस्ती के लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। मकामी अफराद का कहना है कि फैक्ट्री में सेफ्टी सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है। ये जयराज स्टील है। यहाँ पे इससे पहले भी बहुत से हादसे हो गए, कई लोग शदीद जख्मी हुए। नहीं वो तो अब तक 20-25 आदमी मर गए यहाँ पे। अब जो ब्लास्टिंग हुई, इस ब्लास्टिंग की वजह से पीछे बस्ती है, तकरीबन पूरी बस्ती उठ के ठहरे हुई है। कई लोगों के घरों में जो है सीटा फूट गए, थोड़े बिल्डिंगों को क्रैक आ गए। अब जो ब्लास्टिंग हुई इसमें 8-10 लोगों को शहीद जख्मी हो गए। यहाँ पे तकरीबन लोगों को जो है एम्बुलेंस में 8 आदमी को डालने के लेके गए, फिर एम्बुलेंस आ रही, कई लोगों के बाला जल गए और 2-3 आदमी तो सीरियस है। ये ब्लास्टिंग आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 4-5 बार हुआ, लेकिन इसके हुकूमत वाले कोई जो है इसको सही सीरियस एक्शन लिए तो अच्छा रहता। हाँ, इस ब्लास्टिंग की वजह से कई लोगों को साइनस का प्रॉब्लम आ रहा। हाँ, तकरीबन बीमारियों को ये पोल्यूशन भी रोज रात में पोल्यूशन छोड़ते उस पर। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में एहतजाज करने वाली 25 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया है। गोलकुंडा पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने इन नौजवानों के खिलाफ ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के अलावा सिटी पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। यह एहतजाज कल शब 8:30 बजे बाज़ ख़वातीन की जानिब से शुरू किया गया। इस एहतजाज में नौजवान शामिल हो गए। नौजवानों के एहतजाज के सबब ट्रैफिक जाम हो गया। एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया गया। अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। 7 समंदर पार रहने वाले आंध्र प्रदेश के NRIs ने भी अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने की मांग की है। अमेरिका के शहर वर्जीनिया में दारुल हुकूमत अमरावती की तायीद में रैली निकाली गई। इस रैली में ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। रैली में शरीक अफराद ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया। अमरावती की तायीद में किसानों की जंजीरी भूख हड़ताल 27वें दिन भी जारी रही। अमरावती के देहात वेलगापुड़ी में सड़क के किनारे किसानों की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। गुज़िश्ता 4 दिनों से किसानों के शदीद एहतजाज के सबब पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी एहतजाजी को रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है। अमरावती के कई इलाकों में पुलिस की भारी तादाद तैनात की गई है। 3 दारुल हुकूमत की तायीद में YSR कांग्रेस पार्टी के मंगलगिरी रुकने असेंबली रामाकृष्णा रेड्डी ने रैली निकालने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रुकने असेंबली RK ने गुंटूर के पेनुमाका इलाके से ताड़ेपल्ली तक रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद रुकने असेंबली ने अपने हामियों के साथ रैली निकाली। पुलिस ने रुकने असेंबली RK और उनके हामियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम इलाकों की तरक्की के लिए ही वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने 3 दारुल हुकूमत के क़याम की तजवीज़ पेश की है। अमेरिका के मिसाइल हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के मामले पर एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी फैल गई है, वहीं अमेरिका के खिलाफ अवामी एहतजाज का सिलसिला भी जारी हो गया है। मुंब्रा में शिया असना अशरी जमात की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मरहूम कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश किया गया और अमेरिका को दहशतगर्द करार देते हुए उसके खिलाफ मुजाहिरीन ने नारेबाजी की।
शहीद कासिम सुलेमानी सिर्फ ईरान के जनरल नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया में अमन पसंदों और पूरी दुनिया से जुल्म बर्बरियत के खात्मे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के आयतुल्लाह खुमैनी के नारे के नफूस के हकीकी दावेदार भी थे और नाफिज करने वाले भी थे। उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया और ये उनकी शहादत गोया कि अमेरिका ये चाहता था कि हम इस आवाज़ को खामोश कर दें ताकि हमारी मनमानी दुनिया में चलने लगे। इसलिए आज हम अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज करने निकले हैं और कासिम सुलेमानी की शहादत पर अपने गम और गुस्से का इजहार करके वो अमेरिका जो हमेशा सबको दहशतगर्दी के लेबल लगाता रहा, आज ईरान की तरफ से हम ये बताने के लिए निकले हैं कि अमेरिका जो है यही सबसे बड़ा दहशतगर्द है और दहशतगर्दी ही नहीं है बल्कि दहशतगर्दी की कोख है। इसी से आज तक दहशतगर्दी जन्म लेती रही। ये अमेरिका जब तक खलीज से बाहर नहीं हो जाता आलम इस्लाम को ये तबाह व बर्बाद करता रहेगा। हम पूरे इस्लामी ममालिक से गुजारिश करते हैं कि वो अमेरिका का जो बेजा दखल है उसका खात्मा करे और खलीज को पुरअमन बनाए और इस्लामी ममालिक आपस में बैठकर अल्लामा इकबाल के जो है शेर की रोशनी में कि तेहरा हो अगर आलम मशरिक का जनेवा शायद कुराए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए, अल्लामा इकबाल के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें मुसलमान और खलीज को अमेरिका से पाक करें। हम इसी के लिए आज बरामद हुए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।